फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा लिमिटेशन ऑफ ई कॉमर्स या फिर उसे आप डिसएडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स भी बोल सकते हो। आगे पहले लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो एडवांटेज थे ई कॉमर्स ने वो हमने देखे थे। अब देखेंगे लिमिटेशन ऑफ ई कॉमर्स। तो फर्स्ट लिमिटेशन कौन सा है हमारा? रेसिस्टेंस टू चेंज। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? चेंज होने की बात हो रही है। क्या चेंज करना है हमें? तो हम एग्जांपल देखेंगे कि फिजिकल स्टोर है हमारा, जो ट्रेडिशनल ई कॉमर्स में क्या होगा, फिजिकल शॉप में हमें जाने की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे जाके चीज़ खरीदने की ज़रूरत पड़ती है। तो जो फिजिकल स्टोर के अंदर क्या है कि हमें वहाँ पे जाने की ज़रूरत पड़ती है ट्रेडिशनल ई कॉमर्स के अंदर। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर हमें कुछ चेंज लाना है, ई कॉमर्स का यूज़ करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पेपरलेस ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा, मतलब कि पेन और पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और हमें किस में इन्वेस्टमेंट करना है? वेबसाइट बनानी है, तो उसके लिए चेंज लाना पड़ेगा हमें। सेकंड है आपका इनिशियल कॉस्ट। यहाँ पे कॉस्ट के बारे में बात की कि किसके बारे में बात है? कॉस्ट के बारे में। जैसे कि ट्रेडिशनल कॉमर्स के अंदर फिजिकल शॉप खरीदने की ज़रूरत पड़ती है, उसका कॉस्ट होता है। अगर आप रेंट पे लेते हो तो उसका भी कॉस्ट होता है। और अगर ई कॉमर्स का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे किसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा हमें? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, वेबसाइट बनानी पड़ती है, तो यहाँ पे कॉस्ट होता है। सेकेंड थिंग कि कॉस्ट कहाँ पे होता है कि ट्रेनिंग देनी पड़ती है एम्प्लॉय को, कि आपकी जो एम्प्लॉय है वो ई कॉमर्स के बारे में नहीं जानते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उसको आपको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, तो ये भी यहाँ पे कॉस्ट होता है। थर्ड है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी किसके लिए सिक्योरिटी ज़रूरी है? कि आप कोई अपनी इंफॉर्मेशन होती है, अपना डेटाबेस होता है, तो वो आप शेयर करते हो इंटरनेट पे, तो वहाँ पे आपको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए कि आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन हो तो वो भी मतलब इसकी मिसयूज़ नहीं होगा। कोई अनऑथोराइज पर्सन हो या फिर कोई हैकर्स हो तो वो उसको मिसयूज़ नहीं करेगा, तो उसके बारे में सिक्योरिटी होनी चाहिए। और सिक्योरिटी इज़ अ प्राइमरी कंसर्न ऑफ ई कॉमर्स। तो यहाँ पे ये एमसीक्यू हो रहा है कि सिक्योरिटी इज अ प्राइमरी कंसर्न ऑफ ई कॉमर्स। देन नेक्स्ट लिमिटेशन है कि प्राइवेसी। जैसे सिक्योरिटी थी वैसे ही प्राइवेसी, आपकी इंफॉर्मेशन है वो प्राइवेट होनी चाहिए, कोई मिस यूज़ ना हो, कोई हैकर के हाथ में ना आए, तो ऐसी प्राइवेसी होनी चाहिए। अगर आप कोई ट्रांजेक्शन करते हो, ई पेमेंट करते हो, तो क्रेडिट कार्ड, कई सारे ऐसे क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स होते हैं जो उसका यूज़ मतलब मिस यूज़ करते हैं, तो उसके हाथ में नहीं आनी चाहिए, तो नहीं तो आपको फाइनेंशियली लॉस भी हो सकता है, तो उसके बारे में भी प्रोटेक्शन होना चाहिए उसके लिए भी। एंड जो प्राइवेसी है, तो प्राइवेसी इज अ सीरियस इश्यू ऑफ ई कॉमर्स। तो यहाँ पे ये भी एमसीक्यू हो रहा है कि सीरियस इश्यू कौन सा है ई कॉमर्स का, लिमिटेशन का? तो प्राइवेसी है। एंड प्राइमरी कंसर्न कौन सा है? तो सिक्योरिटी है। देन नेक्स्ट है लैक ऑफ ट्रस्ट। यहाँ पे बात किसकी है? ट्रस्ट की बात है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल कि हम कोई चीज़ ऑर्डर करते हो, आप ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करते हो, तो क्या होता है कि हमें ये ट्रस्ट नहीं होता है कि जैसी चीज़ दिखती थी इमेज में, पिक्चर में, तो वैसी आएगी या नहीं आएगी, ये हमें ट्रस्ट नहीं होता है। उसकी क्वालिटी के बारे में नहीं होता है कि वैसी क्वालिटी अच्छी होगी कि नहीं होगी, ये भी ट्रस्ट नहीं होता है। देन अगर कोई ऐसी चीज़ आती है कि डिफेक्टिव हो, तो फिर वो इजीली रिटर्न होगी नहीं होगी, ये भी ट्रस्ट में नहीं आता है। अगर रिटर्न करते हो तो रिफंड आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी आपका ट्रस्ट नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें किस में आती है? लैक ऑफ ट्रस्ट के अंदर। तो ये सारे भी ट्रस्टेबल होना चाहिए। देन नेक्स्ट है टाइम फॉर डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स। यहाँ पे टाइम की बात की, जैसे फिजिकल स्टोर में आप जाते हो तो एट अ टाइम आप चीज़ घर पे ले आते हो, लेकिन ऑनलाइन कुछ शॉपिंग करते हो तो आपको थोड़े दिन में की वेट करनी पड़ती है प्रोडक्ट के लिए। और कई सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जिसको आप ट्रेडिशनल कॉमर्स में खरीदने से बेहतर आप यहाँ पे ई कॉमर्स का यूज़ करते हो। और कई सारी चीज़ें ऐसे भी हैं कि जो हम अवॉइड करते हैं ई कॉमर्स में, जैसे आगे बात भी की थी। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं? जैसे कि फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, ऐसी चीज़ें कि ऑर्नामेंट्स हो, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे आप टच करके स्मेल करके खरीदना चाहते हो, तो वैसी चीज़ों के लिए खरीदना ई कॉमर्स में वैसी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना ई कॉमर्स के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है। देन और क्या इश्यू हो सकता है
कि अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो और वो दूर उसका डिस्टेंस ज़्यादा है तो शिपिंग चार्ज भी आपको ज़्यादा होता है, तो ये भी एक इश्यू होता है। सेकेंड इश्यू ये है कि आप जो पेमेंट का आपका ट्रांजेक्शन है आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर रहे हो, तो आपका अगर चार्ज कम है तो वो भी नहीं हो सकता, और ज़्यादा है, मोर ट्रांजेक्शन है या फिर लेस ट्रांजेक्शन है तो वो भी क्रेडिट कार्ड से नहीं होता। तो ये भी एक टाइम फॉर डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट के अंदर ये भी एक इश्यू की बात है। नेक्स्ट है ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल ऑफ ई कॉमर्स, उसमें कितने मॉडल्स की बात की है? 4 मॉडल की बात की है। ये जो हमारा बिजनेस मॉडल है वो किसके ऊपर से डिफाइन होता है? तो डिफाइन बेस्ड ऑन पार्टीज इन्वॉल्व एंड टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। कौन सी पार्टीज उसमें इन्वॉल्व है, देन कौन सी बिजनेस एक्टिविटी के टाइप से, उसके हिसाब से ये डिफाइन होते हैं। सेकंड है हु इज सेलिंग टू हुम, मतलब कौन किसको माल बेचता है, उसके हिसाब से उसकी 4 टाइप की क्लासिफिकेशन है बिजनेस मॉडल की। ये याद रखना है कि बिजनेस मॉडल की कितने टाइप की क्लासिफिकेशन है, 4 टाइप्स की, किसके ऊपर से क्लासिफाई हुई है, तो हु इज सेलिंग टू हुम। तो ये भी यहाँ पे एमसीक्यू हो रहा है। कौन सी 4 है? फर्स्ट है आपकी B2C, B2B, फुल फॉर्म की याद रखना है आपको। B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर, सेकंड है B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, थर्ड है C2C मतलब कंज्यूमर टू कंज्यूमर, यहाँ पे C का मतलब कस्टमर नहीं है, कंज्यूमर है, ये खास याद रखना है। फोर्थ है C2B मतलब कंज्यूमर टू बिजनेस। फर्स्ट है आपका B2C। B2C के अंदर आपको पहला एक मॉडल समझ में आ जाएगा, उसके हिसाब से आपको सारे मॉडल समझ में आ जाएंगे। फर्स्ट B2C के अंदर 2 पार्टीज है, 2 एंटिटीज बोल सकते हो। कौन सी? B है मतलब कि बिजनेस एंड C है मतलब कि कंज्यूमर। यहाँ पे B2C के अंदर फर्स्ट कोई एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो कस्टमर को आपकी प्रोडक्ट सेलिंग करती है। मतलब कि माल कौन बेचता है? एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूमर को माल बेचता है। यहाँ पे किसी मीडिएटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब कि डायरेक्टली ही कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूमर को सेलिंग करता है, प्रोडक्ट की सेलिंग करता है। यहाँ पे जो बायर होता है मतलब जो कंज्यूमर होगा, जो खरीदी करता है, बायर होता है, वो क्या होगा? इंडिविजुअल कस्टमर होता है। क्या होता है? इंडिविजुअल कस्टमर। यहाँ पे ये भी एमसीक्यू होता है कि कौन से मॉडल में कंज्यूमर है, बायर है, वो इंडिविजुअल कस्टमर होता है, देन B2C के अंदर। ये भी एमसीक्यू होता है कि इस मॉडल के अंदर ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली कंज्यूमर को माल बेच सकता है, तो B2C के अंदर। देन P2C है वो और कौन सी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है? तो कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा? रियल एस्टेट सर्विस करता है, ट्रैवल सर्विस आपको प्रोवाइड करता है, ऑनलाइन ऑक्शन, बैंकिंग, कई सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है B2C। देन उसके पॉपुलर एग्जाम्पल क्या आप ले सकते हो? कौन सा है एग्जाम्पल? 2 तो आप जानते ही हो, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, रेडिफ है, रेडिफ.com है, flipkart.com, ये सारे किसके एग्जाम्पल है? B2C के एग्जाम्पल है। आपकी बुक में एक इमेज दी है, एक इंटरफेस है, एक एग्जाम्पल दिया है कि आप फ्लिपकार्ट या कोई भी साइट पर से आप ई बुक खरीदते हो, कोई बुक परचेस करते हो, तो आपको क्या करना है? आपने ई बुक पर क्लिक कर लिया, देन वो ई बुक के बारे में, उस ई बुक के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि उसका ऑथर कौन है, पब्लिशर कौन है, रेटिंग, प्राइस, रिव्यूज, सब इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है उस बुक के बारे में। देन एक और चीज़ होती है उसके अंदर ISBN, जिसका फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। ये ISBN क्या है? तो हर एक बुक का एक यूनिक आईडी होता है, जो कोई पब्लिशर होता है वो परचेस करता है फ्रॉम ISBN एजेंसी। तो सारे पब्लिशर को ISBN एजेंसी के पास से ये परचेस करना पड़ता है ISBN नंबर, जो हर एक बुक का एक यूनिक नंबर होता है। तो यहाँ पे हमें ISBN का फुल फॉर्म याद रखना है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। देन आपने ये बुक आपको खरीदनी है, आपने क्या किया? ऐड टू कार्ट कर दिया। आप शॉपिंग कार्ट में ऐड करते हो, आप उसमें चेंज भी कर सकते हो। ऐड करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? प्लेस ऑर्डर करना पड़ेगा। उसके बाद आपको पूछेगा, आपकी एड्रेस पूछेगा, देन पेमेंट ऑप्शन हो गए, एंड ये सब सारी चीज़ों करने के बाद आपका जो ऑर्डर होता है, शिपिंग ऑर्डर होता है आपका, तो वो आपका जनरेट हो जाता है, परचेस ऑर्डर जनरेट हो जाएगा। देन सेकेंड है हमारा B2B, इसका फुल फॉर्म है बिजनेस टू बिजनेस।
यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किसके साथ कम्युनिकेट करती थी, कंज्यूमर के साथ सेलिंग करती थी, वैसे यहाँ पे वन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेकंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा, कनेक्ट करेगा, प्रोडक्ट को सेलिंग करेगा। ये सब क्या किसमें होता है, B2B के अंदर। फॉर एग्जाम्पल कि कोई मैन्युफैक्चर है तो वो किसको करता है, मैन्युफैक्चर होलसेलर को भी कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर की कर सकता है। तो यहाँ पे जो होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर होगा तो वो क्या होगा, वन टाइप ऑफ बिजनेस एंटिटी ही होगा। तो आप इसमें ये बोल सकते हो कि B2B के अंदर बोथ आर सेलर एंड बायर आर बिजनेस एंटिटी। जैसे B2C में क्या था कि सिर्फ बायर ही इंडिविजुअल कस्टमर था, वैसे ही यहाँ पे सेलर एंड बायर दोनों ही क्या है, बिजनेस एंटिटी है। और इसका एग्जांपल कौन सा है, जैसे यहाँ पे थे ना B2C के अंदर फ्लिपकार्ट, रेडिफ, फ्लिपमार्ट, वैसे ही B2B के एग्जांपल कौन से है, commodity.com एंड redindia.com किसके एग्जांपल है, B2B के। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके एमसीक्यू क्या होंगे, B2B का फुल फॉर्म है, B2B में एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेकंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ सेलिंग करती है, जिसमें बोथ सेलर एंड बायर आर बिजनेस एंटिटी, दोनों भी बिजनेस एंटिटी होती है। एंड इसका एग्जांपल है commodity.com एंड redindia.com। देन थर्ड है हमारा C2C। C2C मतलब कि कंज्यूमर टू कंज्यूमर। यहाँ पे फर्स्ट कंज्यूमर मतलब कि मैंने अभी आगे भी बताया था कि कंज्यूमर कंज्यूमर का मतलब कस्टमर भी होता है, कि फर्स्ट कंज्यूमर होगा वो किसके साथ सेलिंग करता है, दूसरे कस्टमर के साथ सेलिंग करता है, उसके साथ कम्युनिकेट करता है। और उसका बेस्ट एग्जांपल OLX, इसका यूज हम सब करते हैं कि OLX ऊपर से हमें कोई भी सेकंड हैंड चीज़ भी हमें इजीली मिल जाती है। तो वहाँ पे क्या हुआ, हम जैसे कंज्यूमर होते हैं, अगर कोई चीज़ हमें सेलिंग करनी है तो वो कर सकते हैं हम। और इस टाइम में C2C के अंदर जो कंज्यूमर होता है वो एट अ टाइम बायर भी बन जाता है और सेलिंग भी कर सकता है। और उसके एग्जांपल है, वेबसाइट के नेम याद रखने हैं कि OLX एंड क्विकर C2C के एग्जांपल है। देन फोर्थ है हमारा C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस। यहाँ पे कंज्यूमर टू बिजनेस के अंदर क्या होगा कि एक कंज्यूमर है, वो कस्टमर है, वो किसके साथ कम्युनिकेट करता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कम्युनिकेट करता है। मतलब कि ये रिवर्स ऑक्शन है, इसे आप रिवर्स ऑक्शन बोल सकते हो। जैसे हमने फर्स्ट में पढ़ा ना, फर्स्ट मॉडल में B2C जो फ्लिपकार्ट था, वैसे यहाँ पे रिवर्स हो गया, C2B है। तो ये एमसीक्यू होता है यहाँ पे कि कौन सा रिवर्स ऑक्शन है, कौन सा मॉडल रिवर्स ऑक्शन वर्क करता है, तो C2B में। यहाँ पे ये मॉडल के अंदर कोई कस्टमर या फिर मतलब कि कंज्यूमर डिसाइड करता है, प्राइस कौन डिसाइड करता है, कंज्यूमर। यहाँ पे कंज्यूमर प्राइस डिटरमाइन करता है, देन वो प्राइस के साथ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर कंफर्ट है तो फिर उसे खरीद सकते हैं। तो ये किसका बात थी, C2B के अंदर। और यहाँ पे किसकी ज़रूरत, कोई भी मीडिएटर की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है, डायरेक्टली कंज्यूमर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील कर सकता है। और ये रिवर्स ऑक्शन है। उसके एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है कि Bidstall.com है, Jitley.in है, वो किसकी एग्जाम्पल है, C2B की एग्जाम्पल है। ऐसी कई सारी कंपनीज भी होती है, ऐसे कई सारे वेबसाइट होते हैं जिसमें अगर आपको लोगो डिज़ाइन करना आता है तो आप कर सकते हो। जिसमें क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन आपको देते हैं कि आपको ऐसा लोगो डिज़ाइन करना है, देन आप अपने हिसाब से वो लोगो डिज़ाइन करके उसे अपने प्राइस डिटरमाइन करके उसे दे सकते हो। तो ये एग्जांपल भी C2B में आ सकता है। देन नेक्स्ट है गवर्नमेंट बिजनेस मॉडल। ये भी बिजनेस मॉडल है, लेकिन किसके हिसाब से ये डिटरमाइन है, गवर्नमेंट के। फर्स्ट है आपका G2B, सेकंड है G2C एंड थर्ड है G2G। यहाँ पे फर्स्ट G2B जिसका फुल फॉर्म है गवर्नमेंट टू बिजनेस, सेकंड है G2C मतलब यहाँ पे C का मतलब नॉट अ कंज्यूमर, इट इज अ सिटीजन। देन थर्ड है G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। फर्स्ट हम लेके G2B, यहाँ पे क्या होगा, एक गवर्नमेंट होगी, फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सेकंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कम्युनिकेट करते हैं, कनेक्टेड होती है। मतलब गवर्नमेंट वेबसाइट का यूज़ करती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन।
जिसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। कौन सा? तो incometaxindia.government.in वेबसाइट का, किसकी वेबसाइट है? इनकम टैक्स की वेबसाइट है। और वो हमें क्या प्रोवाइड करती है? इंफॉर्मेशन अबाउट इनकम टैक्स, मतलब कि इनकम टैक्स के फॉर्म के बारे में, उसके रूल्स के बारे में, आपको रिटर्न कब तक आपको सबमिट करवाना है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करती है? इनकम टैक्स india.government.in। तो G2B के अंदर इसका फुल फॉर्म याद रखना है और इनकम टैक्स की वेबसाइट का नेम आपको याद रखना है। और ये G2B है वो क्या है? पार्ट ऑफ ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस का एक पार्ट भी है, तो ये भी एमसीक्यू याद रखना है। सेकंड है G2C। तो G2C इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ई गवर्नेंस, वो भी ई गवर्नेंस का पार्ट है। तो अगर एमसीक्यू में ये आता है कि विच इज अ पार्ट ऑफ ई गवर्नेंस, तो ये दोनों में से एक हो सकता है। अगर ये एमसीक्यू में है तो ये आंसर रहेगा, अगर ये है तो ये आ सकता है। दोनों ही आपको याद रखना है, G2C एंड G2B ऑल्सो। अब है सेकंड है G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन। यहाँ पे क्या होगा? एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होगी, किसके साथ कम्युनिकेट करती है? सिटीजन के साथ कम्युनिकेट करती है। मतलब वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी कि गवर्नमेंट की क्या स्कीम है, उसके नई नई स्कीम के बारे में, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। और उसका एक बेस्ट एग्जांपल है GSWAT, इसका फुल फॉर्म होगा गुजरात स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। ये साइट में से आपकी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के बारे में, नई स्कीम के बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। ये मॉडल में क्या याद रखोगे? G2C का फुल फॉर्म याद रखना है, पार्ट ऑफ ई गवर्नेंस याद रखना है, GSWAT का एग्जांपल है एंड उसका फुल फॉर्म भी हमें याद रखना है। देन थर्ड है G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। यहाँ पे एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दूसरी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ कम्युनिकेट होती है, वर्क करती है। यहाँ पे और क्या हो सकता है कि आप जैसे कि ये बोल सकते हो कि जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है तो वो क्या करती है कि IT कॉस्ट को रिड्यूस करती है। तो ये सारा काम, ये सारे रूल्स रेगुलेशन कौन करता है? G2G के अंदर होता है। लास्ट में ये MCQ होता है पूरे मॉडल में से। अब ये MCQ हो रहा है कि पूरे मॉडल में से ऐसे कौन से बिजनेस मॉडल है जिसका वाइडली यूज हो रहा है। तो कौन से आएंगे? दो आएंगे, B2C एंड B2B। ये दोनों ऐसे बिजनेस मॉडल है जिसका यूज वाइडली हो रहा है। कौन सा? बिजनेस टू कंज्यूमर एंड बिजनेस टू बिजनेस। ये आपको अच्छे से याद रखना है, लास्ट में ये MCQ हो रहा है। देन एक और लास्ट MCQ इसमें से कि B2C और B2B में ये जो बिजनेस होगा वो क्या हो, उसके अंदर कंज्यूमर क्या होगा? B2B में कंज्यूमर कौन बनेगा? एक बिजनेस एंटिटी बनती है। कंज्यूमर मतलब कि जो खरीदार होता है वो कौन होती है? बिजनेस एंटिटी होती है। और B2C के अंदर कंज्यूमर कौन होता है? इंडिविजुअल होता है। बट ओके, जो कस्टमर होगा वो इंडिविजुअल होता है और यहाँ पे जो कंज्यूमर होता है वो बिजनेस एंटिटी होती है। तो ये भी MCQ आपको यहाँ पे याद रखने हैं। आई होप ये सारे मॉडल आपको समझ में आ गए होंगे। यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो रहा है। ई कॉमर्स नाम का चैप्टर हमारे फिनिश हो रहा है। आगे भी हमने बहुत सारे पार्ट्स देखे हैं, जैसे कि एप्लीकेशन ऑफ ई कॉमर्स, ट्रेडिशनल कॉमर्स वर्सेस ई कॉमर्स, ये भी देखा है हमने। आज लिमिटेशन देखी है। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।